Assalamu alaikum everyone. Welcome to your social studies lecture. I'm your teacher Sara Nadeem. Okay, so this is the revision video of your monthly test syllabus, chapter number 17, leading the freedom movement. ये चैप्टर बेसिकली पूरा हिस्ट्री पे था, पाकिस्तान की हिस्ट्री पे था, कायदे आजम से स्टार्ट होके पाकिस्तान बनने तक, और हाफ पार्ट जो था इसका उस चीज़ पे था, पाकिस्तान बनने तक। फिर जो लास्ट का सेकेंड हाफ पार्ट था उसमें रोल ऑफ मुस्लिम वुमेन बताया था कि औरतों का जो वुमेन थी उनका क्या रोल रहा था फ्रीडम मूवमेंट में। स्टार्ट कर दें कायदे आजम से ही, कायदे आजम जिसका मतलब यूजली टाइटल था मोहम्मद अली जिन्ना का, उसको विच मीन्स द ग्रेट लीडर। पैदा हुए कायदे आजम कराची में 1876 में। ओके, सो सारी डेट्स जो इस चैप्टर की है मैंने यहाँ पे इस तरह से समराइज किया है इस चैप्टर को इन डेट्स के साथ। आप लोग यहाँ से हेल्प ले सकते हो डेट्स लर्न करने में, और थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ डेट्स को लर्न कीजिएगा, आपको इजीली डेट्स लर्न हो भी जाएंगी। सबसे पहले कायदे आजम की जो थी वही हिस्ट्री है, उनकी जो बिगनिंग की बायोग्राफी है थोड़ी सी, उसके बारे में शुरू में बताया हुआ है, उनकी अर्ली लाइफ के बारे में। 1892 में वो लॉ स्टडी करने जो थे लंदन गए थे। 3 साल बाद 1895 में बैरिस्टर बन गए थे, जो कि बहुत बड़ी लॉ की एक पोस्ट होती है, डिग्री होती है। तो वो बैरिस्टर बन गए थे। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो था उन्होंने वापस आ गए थे इंडिया आके उन्होंने जो था पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। देन उसके बाद 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, क्योंकि उस वक्त सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ही इंडियन कांग्रेस थी, तो वही ज्वाइन की। और यही वो ईयर था जो मुस्लिम लीग भी बनी थी। खैर 4 साल बाद ही 1910 में कांग्रेस के अंडर ही काम करते हुए इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी मेंबर इलेक्ट हुए थे। एक बहुत बड़ी काउंसिल थी, जैसे इस वक्त पार्लियामेंट होती है तो उस वक्त समझिए आप ये काउंसिल होती थी मेन डिसीजंस लेने के लिए। तो 1910 में इसके इलेक्ट हुए थे मेंबर, जो कि बहुत बड़ा एक अचीवमेंट थी कायदे आजम के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक मेन ये इसमें इलेक्ट होना कोई आम बात नहीं थी। ये उनकी ब्रिलियंस थी और उनकी इंटेलिजेंस थी जिसकी वजह से वो इलेक्ट हुए। देन उसके बाद जब उन्हें कुछ सालों बाद रियलाइज हुआ कि कांग्रेस तो सिर्फ हिंदू पार्टी है, हिंदूज के लिए काम करी, तो 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था, और उसके 3 साल बाद ही जो थे मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट भी बन गए थे। उसके बाद 1916 में ही लखनऊ एग्रीमेंट हुआ था। लखनऊ एग्रीमेंट में जो था सब दोनों पार्टीज ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि ये जो हिंदू और मुस्लिम है उनको सेपरेट इलेक्शन के राइट्स मिलेंगे, कि सेपरेट इलेक्टोरल राइट्स मिलेंगे। अब इलेक्टोरल राइट्स का क्या मतलब होता है कि हिंदूज को जब भी इलेक्शंस होंगे सब कॉन्टिनेंट में, मतलब इंडिया में, हिंदूज को एक सेपरेट पार्टी कंसीडर, सेपरेट नेशन कंसीडर किया जाएगा, और मुस्लिम्स को एक अलग सेपरेट नेशन कंसीडर किया जाएगा। हिंदूज हिंदूज के लिए वोटिंग करेंगे, मुस्लिम्स मुस्लिम्स के लिए वोट करेंगे। इस चीज पे दोनों पार्टीज ने एग्री कर लिया था। फिर उसके बाद 1920 में जो थी गांधी जो थे उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया था, जो एक बहुत बड़े हिंदू लीडर थे, हिंदूज को लीड किया था। देन आहिस्ता आहिस्ता फिर इश्यूज स्टार्ट हुए थोड़ा कांग्रेस और इसके बाद मुस्लिम लीग में। 1929 में कायदे आजम ने अपने फेमस 14 पॉइंट्स दिए थे, जिसमें उन्होंने बताया कि मुस्लिम्स को ये जो है उनके ये मुस्लिम्स को राइट्स मिलने चाहिए, ये मुस्लिम्स के राइट्स जो मतलब ये हक है मुस्लिम्स का, जैसे उन्होंने इस तरह मुस्लिम्स के फेवर में बात की थी। लेकिन खैर वो रिजेक्ट हो गए थे, तो उसके बाद कायदे आजम काफी डिसहार्ट हुए। तो 1930 में अगले साल वो इंडिया उन्होंने छोड़ दिया और लॉ की प्रैक्टिस करने जो थे लंदन चले गए थे, जहां वो बहुत सक्सेसफुल रहे थे। इसी दौरान 1931 और 1932 की जो थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज उन्होंने अटेंड की थी, और उन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज बेसिकली ब्रिटिश ने ऑर्गेनाइज करवाई थी वहीं लंदन में, कि सब पार्टीज को इकट्ठा एक टेबल पे लाया जाए, उनके इश्यूज को रिजॉल्व कराया, जिस तरह से 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई थी। तो 1931 और 1932 की अटेंड की थी कायदे आजम ने। फिर 1935 में कायदे आजम को रियलाइज हुआ कि उनकी कंट्री को उनकी जरूरत है, मुस्लिम्स को उनकी जरूरत है सब कॉन्टिनेंट के। तो कायद वापस इंडिया आए थे और फिर परमानेंट प्रेसिडेंट बन गए थे मुस्लिम लीग के जल्दी। 1937 में फिर इलेक्शन हुए सब कॉन्टिनेंट के, जो कि कोई अच्छे नहीं रहे थे, अच्छा खासा डिजास्टर साबित हुए थे मुस्लिम्स के लिए, क्योंकि मेजोरिटी तो हिंदूज ने ही विन किया था, क्योंकि ऑब्वियसली मेजोरिटी हिंदूज ही थे। लेकिन जो था मुस्लिम्स, जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी रीजन्स थे, जहाँ पे मुस्लिम को राइट मतलब मुस्लिम्स को मिलना चाहिए था राइट कि वो वहाँ पे रूल करें, वहाँ पे भी उनको रूल नहीं करने दिया गया था। देन फिर इसी सब के चलते चलते 1940 में फाइनली लाहौर रेजोल्यूशन थी, उसमें वो पास हुई थी मीनार पाकिस्तान पे, और ये कह दिया गया था क्लियरली कि मुस्लिम्स एक सेपरेट नेशन है, उनको एक अलग अपना कंट्री मिलना चाहिए।
देन 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 फाइनली खत्म हो गई थी, तो ब्रिटिश ने अपना सारा फोकस वापस जो थे इधर लेकर आए, सब कॉन्टिनेंट की तरफ, इधर हिंदू मुस्लिम इश्यूज को रिजॉल्व कराने के लिए। 1945 में फिर शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस शिमला कॉन्फ्रेंस में जो था, जो उस वक्त पार्टीज के लीडर्स उनको सेपरेटली मिला गया, उनको कोशिश की गई कि एक प्लेटफॉर्म पे ला सके, लेकिन वो भी नहीं हो सका था। अगले साल 1946 में एक और प्रपोजल दिया ब्रिटिश ने, जिसको कैबिनेट मिशन प्लान कहा जाता है, जिसमें ये कहा गया कि इंडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, एक हिंदू मेजॉरिटी रीजन, एक में मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, और तीसरा जो था बंगाल असम, उनकी अपनी अपनी जो थी गवर्नमेंट हो, और कुछ जो मेन डिपार्टमेंट्स थे वो ब्रिटिश अपने अंडर ही रखे, जैसे फॉरेन अफेयर्स था, डिफेंस था, कम्युनिकेशन का था। लेकिन खैर उसके बाद चलते चलते कायदे आज़म ने रिजेक्ट कर दिया इस प्लान को, और क्योंकि उस वक्त कायदे आज़म ने रिजेक्ट इसलिए किया कि उस वक्त उस हिंदूज ने कह दिया था कि फर्दर ये लोग इस प्लान के अकॉर्डिंगली नहीं चलेंगे, गवर्नमेंट आगे इस प्लान के अकॉर्डिंगली नहीं चलेगी। देन 4 जून 1947 वो डे था जब बिल पास हुआ था, यूके की गवर्नमेंट ने पास कर किया था बिल, कि ये मिस्टर एटली उस वक्त जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने पास कराया था कि यस, कि देयर शुड बी 2 सेपरेट स्टेट्स, 1 फॉर हिंदूज एंड 1 फॉर मुस्लिम्स, के 2 अलग नेशन बनने चाहिए। और इस तरह से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना था। और उसके बहुत जल्दी कायदे आज़म इतनी ज्यादा एफर्ट कर चुके थे, स्ट्रगल कर चुके थे, कि वो बीमार रहने लगे, और 11 सितंबर 1948 को कायदे आज़म की डेथ हो गई थी। उसके बाद सेकेंड हाफ, रोल ऑफ मुस्लिम वुमेन इन फ्रीडम मूवमेंट के औरतों का क्या रोल रहा था। सबसे पहले बात की गई है बादी बेगम की, जिनको बीएमआ कहा जाता है। ये मदर थी अली ब्रदर्स की, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर की, और इन्होंने, इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा था, बहुत अच्छे से इन्होंने सपोर्ट किया था अपने दोनों बेटों को। फिर बेगम मौलाना मोहम्मद अली जौहर का जो है यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र किया हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि एक पर्दा ऑब्जर्विंग लेडी थी, लेकिन वो भी बड़ा एक्टिवली रोल प्ले किया था। अच्छा, इन सब वुमेन, मुस्लिम वुमेन का जो है, आप लोगों ने इसकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाई थी, वो आपने सब लर्न करनी है यहाँ पे। और मेन जो रोल रहा था इनका, कि कुछ जो थी एम्बेसडर्स रही थी, कहाँ की एम्बेसडर रही थी, वो लर्न करना है। इस तरह की जो इन्फो वो आप लोगों ने लर्न करनी है। इसी तरह से बेगम राना लियाकत अली खान थी, जो कि एम्बेसडर रही थी हेग की, और उन्होंने भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी। इसी तरह से लेडी नुसरत हारून एंड लेडी सुगरा हिदायतुल्लाह, इन्होंने भी इस तरह से काम किया था। सिंध असम्बली में रोल रहा था इनका कुछ। उसके बाद बेगम शाइस्ता इकरामुल्ला, इन्होंने भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, और पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली की भी मेंबर रही थी, फिर एम्बेसडर भी रही थी मोरक्को की। ये पॉइंट्स आपने लर्न करने। एंड देन बेगम सलमा तसद्दुक हुसैन, इसी तरह से ये भी बहुत बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, सेक्रेटरी रही थी पंजाब वुमेन मुस्लिम लीग की। और देन उसके बाद इसी तरह से और भी कुछ वुमेन्स का जिक्र किया हुआ है, जिन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। एंड देन फातिमा जिन्ना का, जो जिनके बारे में आप सभी जानते हैं, कायदे आज़म की यंगेस्ट सिस्टर थी, और अपना इन्होंने इनका मादरे मिलट इनको टाइटल मिला था, विच मीन्स मदर ऑफ नेशन, इनकी एफर्ट्स की वजह से। So class, this is the review of chapter number 17, a brief review. Good luck for your monthly test. Thank you so much. Allah Hafiz.